हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 में जो पार्ट बी का पूछता है वो क्वालिफाइड नेचर का होता है, उसको हम कवर करने वाले हैं। और इस बुक में हम ऑटोमोबाइल वाले कवर करेंगे, मैकेनिकल वाले का कवर करेंगे, फिटर वाले को कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो में पूरे से बने रहें। और देखिए, आपको जो है अगर एएलपी सीबीटी 2 में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है उसके ऊपर भी हम जिक्र करने वाले हैं। तो आइए पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो हमने कर चुका है, अब ये होगा आपका सेकेंड वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि विषाक्त पदार्थों का सुरक्षित निस्तारण कैसे किया जाता है। तो अधिकांश औद्योगिक कार्यस्थलों पे खतरनाक विषाक्त पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों में जो है खतरनाक टाइप के विषाक्त पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ कार्य के दौरान धूल के कणों के रूप में वातावरण में मिश्रित हो जाते हैं। इस विषाक्त पदार्थ अथवा धूल के कणों का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, औद्योगिक के द्वारा जो विषाक्त पदार्थों का यूज किया जाता है और जाकर के वायुमंडल में मिल जाता है और हम लोग के हेल्थ पे जो है पूरी तरह से गलत प्रभाव डालता है। अतः कार्यस्थलों पर इस विषाक्त पदार्थों का निस्तारण प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए। तो आइए उसके पॉइंट को कवर करते हैं कि यदि संभव हो सके तो विषाक्त पदार्थों के स्थान पर वैकल्पिक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको बोला गया का अगर संभव हो, अगर इम्पॉसिबिलिटी हो कि हाँ विषाक्त पदार्थों के स्थान पे अगर उसका कोई अल्टरनेट यूज किया जा रहा है जो कम विषाक्त हो, वैसे पदार्थ को यूज करना चाहिए। वेंटिलेशन का उपयोग उपाय है जिससे विषाक्त धूल के कणों का खतरा कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। विषाक्त रसायनों का प्रयोग करते समय सुरक्षा दस्तानों का अवश्य करना चाहिए। मतलब कि सुरक्षा, अगर आप विषाक्त पदार्थों का यूज कर रहे हैं तो आपको दस्ताना का यूज अवश्य करना चाहिए ताकि जो है आपके स्किन में एलर्जी ना हो। कार्यस्थलों से निकलने वाले विषैले धुएं कणों को सीधे वातावरण में नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए, ये भी कभी कभी आपका पॉइंट में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि कार्यस्थलों से निकलने वाले विषैले धुएं को सीधे वातावरण में नहीं छोड़ना चाहिए। इस पदार्थों का उपयोग करने के लिए कार्यस्थल में श्वसन रक्षक और रक्षात्मक तथा वेशभूषा का होना अनिवार्य होना चाहिए। विषाक्त पदार्थों धूल कणों को निस्तारण करने के लिए वैक्यूम या एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि अगर आप मान लेते हैं कि विषाक्त पदार्थों का आप यूज कर रहे हैं, विषाक्त पदार्थों के आप छोड़ रहे हैं तो वातावरण में इसको डायरेक्ट ना छोड़े, वहाँ पे जो है आप फिल्टर यूज करें। फिल्टर यूज कीजिएगा जिससे विषाक्त पदार्थों को कलेक्ट कर लिया जाएगा और जो होगा जो कम विषाक्त वाले पदार्थ हो जाएगा वायुमंडल में डायरेक्ट छूट सकता है। आगे देखते हैं, भार उठाने वाले यंत्रों का रासायनिक सामयिक जांच देखते हैं कि भार उठाने वाले यंत्रों का प्रयोग कार्यस्थलों पर भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। तो ये देखें कि भारी सामान को क्या किया जाता है, भार उठाने वाले यंत्रों का प्रयोग जो है कार्यस्थलों पर भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसके उपयोग के समय की बचत होती है। आगे देखते हैं कि कार्यस्थल पर निम्न प्रकार के यंत्र का उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपका ट्रॉली का यूज किया जाता है, जैक्स का यूज किया जाता है, फोर्क लिफ्ट का यूज किया जाता है, व्हील बैरो का यूज किया जाता है, छोटी क्रेन का यूज किया जाता है। तो भारी सामान उठाने के लिए सभी का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं कि इन यंत्रों के द्वारा उचित कार्य करने के लिए इसकी समय समय पर जांच आवश्यक है, जिसको निम्न पदों में व्यक्त किया गया है। आगे देते हैं, इसकी जांच को देखते हैं कि विंच, ब्लॉक और हाइट जैसे यंत्रों को साधारण प्रयोग की स्थिति में 1 वर्ष बाद या तीव्र प्रयोग की स्थिति में 3 या 4 मंथ पे जो है जांच करना चाहिए। ऐसे मशीन जो है अगर आप कंटिन्यूसली उसको यूज कर रहे हैं, रफ यूज में ले रहे हैं, तो आपको 3 से 4 मंथ पे उससे कंटिन्यूसली उसको जांच करना चाहिए। अगर आप मीडियम में वर्क कर रहे हैं उस मशीन के थ्रू, तो आपको जो है 1 वर्ष में उसकी जाँच करनी चाहिए। और आगे देखते हैं कि कृत्रिम मटेरियल के प्रयोग से बने भागों को हर 3 माह में जांचना चाहिए। आगे देखते हैं, भार उठाने वाले उपकरणों की हर 6 माह बाद जांच होनी चाहिए। अन्य सभी यंत्रों की 1 वर्ष में जांच करनी चाहिए। आगे देखते हैं, वाहनों को चलाने की अनुमति किसको होती है। तो देखिए, वाहनों के रोड या वर्कशॉप में जांच की आवश्यकता होती है।
इसमें वाहन को चलाकर देखा जाता है। आगे देखते हैं वाहनों में पुराने वाहनों को प्रत्येक 1 वर्ष में फिटनेस प्रदान लेना होता है। कब? जब भारत में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपके पुराने वाहन है तो प्रत्येक 1 वर्ष में जो है आपको फिटनेस प्रदान लिया जाता है। अगर आपके नए वाहन हो तो आपको 2 वर्ष में जो है फिटनेस प्रदान लिया जाता है। तो पुराने वर्ष के लिए जो है आपको 1 साल दिया गया है। अगर आपके पास नए वाहन है तो आपको 2 साल में जो है फिटनेस प्रमाण दिया जाता है। और एक कभी कभी एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं वाहनों की टेस्टिंग बोला गया है। प्रयोगशाला में वाहनों के टेस्टिंग के लिए एक विशेष मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे डायनेमोमीटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो उसको डायनेमोमीटर बोलते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस मशीन में रोलरों पर वाहन के ड्राइव पहियों को रखा जाता है जिससे मशीन द्वारा वैसी स्थिति उत्पन्न की जाती है जैसे स्थिति रोड पर वाहनों के चलाने के समय होती है। क्या बोलना चाह रहा है यह कि अगर आप ड्राइविंग टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ड्राइविंग का जाँच किया जाता है कि गाड़ी कैसा है, तो उस तरह के एक डेमो वहाँ पे देना होता है। आगे देखते हैं कि वास्तविक स्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा को रोलरों पर इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि वाहन पर वास्तव में हवा का दबाव और भार का असर भी पड़ रहा हो। आगे देखते हैं सुरक्षा चिन्ह। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि सुरक्षा चिन्ह आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा कि किस तरह से सुरक्षा चिन्ह को क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे आइए देखते हैं। ऐसे चिन्हों को संभावित खतरे से बचाव हेतु निर्देशित किया जाता है, उसे सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होता है। इसे आकार एवं रंग के द्वारा पहचाना जाता है। आइए देखते हैं सुरक्षा चिन्ह के प्रयोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइन देखेंगे। एक होता है आपका निशात्मक चिन्ह। निशात्मक चिन्ह हम किसको बोलते हैं? तो यह गलत कार्यों के लिए सही मनाही का संकेत देता है और इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। इसके बॉर्डर लाल रंग की होती है तथा बीच में लाल रंग का क्रॉस बना होता है। देखिए ये वाले जो है ये सभी पॉइंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि निशात्मक चिन्ह में क्या क्या होता है। तो देखिए यह गलत कार्यों के लिए मनाही करता है, ठीक है। इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है और इसके बॉर्डर जो होता है लाल रंग के होता है। कभी कभी ये भी एग्जाम में देखने को मिला है कि निषेधात्मक चिन्ह का बोला जाता है कि बॉर्डर किस कलर का होता है, तो लाल रंग का होता है और इसके बीच में जो है लाल का क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए बॉर्डर लाल रंग का होगा और लाल का क्रॉस आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। इसकी सफ़ेद भूमि जो होता है वाइट होता है, सफ़ेद रंग की होती है। वे ऊपर काले रंग का संकेत होता है और यहाँ पे जो है आपका जो है काले रंग का किसी भी प्रकार के जो है आपका संकेत दे देगा कि आप सिगरेट नहीं पीना है, निषेध नहीं होना है। इस तरह से आपको किसी भी प्रकार का संकेत वहाँ पर दे सकता है। उदाहरण के लिए देखेंगे कि धूम्रपान न करना, आग न जलाना, बिजली की आग को जल से न बुझाना, यहाँ पे आपको संकेत दिया गया है। तो आइए देखते हैं कुछ सुरक्षात्मक संकेत देख लेंगे निषेधात्मक का। तो देखिए नो कैमरा यूज। तो ये कौन सा कलर का है? ये आपका जो है बॉर्डर लाइन आपका लाल कलर का होगा और एक क्रॉस भी आपका लाल कलर का होगा और यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट होगा जो व्हाइट कलर का होगा। ये वाला पॉइंट जो व्हाइट कलर का होगा और जो इसमें लगा हुआ है, ये लगा हुआ जो है जो चिन्ह देना होता है तो वो आपका जो है ब्लैक कलर का होता है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट दिया गया है। तो देखिए नो कैमरा कैसे दिया जाता है? नो राइटिंग का इस तरह से होता है। नो पब्लिक न्यूडिटी में नहीं, पब्लिक में न्यूडिटी नहीं होना चाहिए तो आपको इस तरह से साइन देगा। डू नॉट कच बटरफ्लाई को कैच नहीं कर सकते, ये देगा। नो हंटिंग, आप नहीं मार सकते हैं। डू नॉट मेक लोड नॉइज, आप ज़्यादा जोर से चिल्ला नहीं सकते हैं, इस तरह से आपको देगा। उसके बाद देखिए नो डाइविंग आपको देगा, यहाँ पे नो फायरवर्क देगा आपका, नो कैंपलॉक देगा यहाँ पे आपको। नो स्मोकिंग है, नो नेक लाइट हो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नो पेडेस्ट्रियन आपको दिया है कि पैदल आप यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। देखिए इस तरह के सुरक्षात्मक चिन्ह देगा आपको। कभी कभी ये जो सुरक्षात्मक चिन्ह जो है आपको एग्जाम में भी इस तरह से दे देगा और यहाँ पे कुछ दे देगा और पूछ देगा कि किस तरह का चिन्ह है, तो आपको जो है ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अनुसार आप इसको कवर कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में। आगे देखते हैं दूसरा हो जाएगा आपका आदेशात्मक चिन्ह, मतलब कि आदेशात्मक चीज़ हो जाएगा। इसके द्वारा कार्य करने से पूर्व या बाद में कारीगर को निर्देश किया जाना चाहिए। इसका आकार भी गोलाकार होता है। इसकी पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है। देखिए इसमें डायरेक्ट दे दिया है कि इसकी पृष्ठभूमि जो होती है नीले रंग की होती है। इसके ऊपर सफ़ेद रंग का संकेत छिपा होता है, जैसे कि दस्ताने, टोपी, चश्मा, जूते, मास्क, सुरक्षा पेटी आदि पहने आग्रह के लिए इसे बताया गया है। आइए इसके ऊपर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ए वाले पार्ट जो होता है ब्लू कलर का होता है। ये वाले गोल वाले पार्ट जो होता है ये सभी जो होता है ब्लू कलर का होता है और यहाँ पे ब्लू कलर का जब ये होता है
ब्लू कलर का, तो यहाँ पे जो है ब्लू कलर में जो है वाइट कलर का यहाँ पे डायग्राम बना होता है, और जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप इसको कवर कर सकते हैं और आप बना सकते हैं इसको कि ये जो है आदेशात्मक चिन्ह है। आगे देखते हैं सूचनात्मक चिन्ह होता है, एक होता है सूचनात्मक चिन्ह। तो देखिए इसके द्वारा सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है। इसका आकार जो होता है वर्गाकार होता है। तो देखिए सुरक्षात्मक जो आकार जो होता है वर्गाकार होता है। इसकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है, पृष्ठभूमि इसकी हरे रंग की हो जाएगी। और जो जैसे कि आप रोड के किनारे देखते हैं जाते हैं तो उसका पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है। और संकेत चिन्ह जो होता है यहाँ पे आपका सफ़ेद होता है, संकेत चिन्ह आपका सफ़ेद दे देगा, हरे रंग का इसका बैक होता है, और सफ़ेद चिन्ह इसमें रहता है। उदाहरण के लिए देखिए प्राथमिक चिकित्सा दल, पेयजल, पुरुष या महिला प्रस्थान जैसे कि आपको देखने को मिलता है। इस तरह से देखने को मिलेगा। ईटिंग प्लेस, पब्लिक टेलीफोन, हॉस्पिटल, ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी जो होता है आपका ग्रीन कलर का है। यहाँ पे जो है ये वाले वाइट कलर का है। आगे देखते हैं, और ये जो है वर्गाकार में रहता है, जैसे कि आप रोड किनारे भी देखते होंगे इस तरह से आपको दिया रहता है। आगे देखते हैं चेतनात्मक चिन्ह देखेंगे, चेतावनी वाले चिन्ह देखेंगे। तो देखिए इसके चिन्हों द्वारा आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है। इसका आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है। तो देखिए आप आकार को भी याद कीजिए कि 4 तरह के जो चेतावनी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, सभी का जो है कभी कभी आकार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसकी पृष्ठभूमि से क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलता है। इसके संकेत, इसकी पृष्ठभूमि जो होती है पीले रंग की होती है चेतावनी वाला का। इसका संकेत चिन्ह और बॉर्डर जो होता है काले रंग का होता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉइजन यहाँ पे दिया गया है, ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया है, ओवरलोड यहाँ पे दिया गया है। तो ये सभी जो होता है इसका जो ये वाले जो कलर जो है बॉर्डर जो हो जाएगा आपका काले रंग का हो जाएगा। बॉर्डर जो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो काले रंग का देखने को मिलेगा, और इसके अंदर वाले पार्ट को जो देखने को मिलेगा आपको जो येलो रंग का मिलेगा। और इसमें जो बना हुआ है त्रिभुजाकार जो होता है और बना हुआ जो होता है वो भी जो होता है काले रंग का होता है, वो भी जो होता है आपका काले रंग का होता है। तो आप इसको कवर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम, आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होना चाहिए क्या कि अगर आप वर्क फोर्स में काम कर रहे हैं या कभी किसी भी वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं तो आपका जो है फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। और इससे जो है भर के क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो कार्यशाला में कार्य करते समय जब दुर्घटना घटित हो जाए तो किसी को पता नहीं रहता और न ही कार्यशाला में हर समय चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। तो देखिए अगर आप मान लेते हैं कि कार्य कर रहे हैं, वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे कार्यशाला में किसी भी प्रकार की अनहोनी दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, वर्कशॉप में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं कि ऐसे स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले तुरंत चिकित्सा देने के लिए कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार जो है दिया जा सके। आगे देखते हैं कि ज़्यादातर कार्यशालाओं में डॉक्टर की सुविधा रहती है, परंतु कुछ कार्यशालाओं में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। आगे देखते हैं कई बार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना या डॉक्टर को तुरंत उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया जाता है ताकि उसे आसानी से बचाया जा सके। अगर इन केस मान लेते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो तो कर्मचारी को ही जो है फर्स्ट एड देने के लिए सलाह दिया जाता है और उसको जो है उस प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है हर वर्कर को। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स सभी कार्यशाला में निश्चित रूप से होना चाहिए, ठीक है। और इसे जो है लाल रंग के प्लस का निशान होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिला है। आगे देखते हैं इस तरह से आपका बॉक्स होता है। प्राथमिक उपचार के लिए कार्यशाला में निम्नलिखित साधन दवाई होनी चाहिए। देखिए जैसे कि टिंचर आयोडीन होना चाहिए, टिंचर बेंजीन होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, बर्नॉल होना चाहिए, दर्द निवारक गोलियाँ होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, रुई होना चाहिए, सेफ्टी पिन जरूरी है, कच्चा प्लास्टर भी जरूरी है, लकड़ी की खपचियाँ होनी चाहिए। उसके बाद आपको बोला जाए जाली वाला कपड़ा होना चाहिए, और उसके बाद बीटाडीन होना चाहिए, आंख धोने वाला गिलास होना चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेचर इत्यादि जरूरी है। आगे देखते हैं प्राथमिक उपचार के समय ध्यान देने योग्य बात क्या होनी चाहिए
कि दुर्घटना व्यक्ति को चोट, पीड़ा व स्थिति देखकर घबराना नहीं चाहिए। फर्स्ट पॉइंट घबराना नहीं है। दुर्घटना के बारे में बातें करके समय न गंवाकर जल्दी से जल्दी प्राथमिक उपचार देनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि अगर मान लेते हैं किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पे गपशप ना करके फर्स्ट एड वहाँ पे जरूरी देना चाहिए। ईच एंड एवरी कर्मचारी को इस तरह ये सभी सिखाया जाता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तथा खून निकल रहा हो तो सबसे पहले खून रोकने की कोशिश करना चाहिए। आगे देखते हैं, प्राथमिक उपचार से पहले जांच लेके दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का दर्द जो है दर्द कैसे है, वहाँ गैस कैसे है, वे कहाँ पे हो रहा है, ये भी जांचना चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आग से घिरा है या बिजली से चिपका है तो सावधानीपूर्वक इन चीज़ों से अलग करने की कोशिश करना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत दुर्घटना स्थल से हटाकर दूसरे स्थान पर आराम की स्थिति में लिटाया या बैठाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास ज़्यादा भीड़ न होने दे, खुली हवा आने दे, जले व्यक्ति को कंबल से ढक दे, हवा न लगने दे। देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या बोला गया है, अगर कोई व्यक्ति जल गया हो तो उसको जो है कंबल से ढकने की सलाह दी जा रही है, न कि हवा लगने की सलाह दे रही। अगर हवा लगेगा तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन होगा जिसकी वजह से जो है और ज़्यादा पीड़ा होने की संभावना होती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप कंबल से उसको ढक दें। आगे देखते हैं कि आग लगने व बिजली के झटके आने की स्थिति में कार्यशाला के स्विच को ऑफ कर दें। और कार्यशाला के स्विच अगर किसी भी कंडीशन में आग लग जाती है, बिजली की झटका आ रही है, तो कार्यशाला के स्विच को ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं और फायर ब्रिगेड को सूचित करने के लिए बोला गया है। आगे देखते हैं, दुर्घटना स्थल के प्रमाण को नष्ट ना करें। किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है तो वहाँ पे प्रमाण को नष्ट करने की बात नहीं किया गया है। और यहाँ पे तो अभी तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि परमाणु को नष्ट कर देता है, जिसके वजह से जो है जांच पड़ताल सही से नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं कि शीघ्र चिकित्सक को सूचित करे वे आवश्यकता होने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उसके पास ले जाएं। यदि संबंधित व्यक्ति मृत लग रहा हो तो प्राथमिक चिकित्सा तब तक देनी चाहिए जब तक कोई उसे डॉक्टर मृत घोषित ना कर दे। अगर इनके मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी होनी की वजह से जो है मृत हो गया है और आप जो है उसको नहीं जान रहे, लेकिन जब तक आपको तब तक प्राथमिक एड देने की बोला गया है जब तक कि मृत घोषित ना हो। आगे देखते हैं, बुनियादी चिकित्सा सहायता क्या होना चाहिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होना चाहिए। तो देखिए अस्पताल पहुंचने से पहले पीड़ित व्यक्ति को दी गई चिकित्सा सुविधा बेसिक लाइफ सपोर्ट कहलाती है। ये देखिए क्या बोला गया है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट हम किसको को बोलते हैं, तो अस्पताल पहुंचने से पहले व्यक्ति को दी गई चिकित्सा सुविधा जो होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट कहलाती है। अगर बोला जाता है कि अगर बोला गया तो अगर आप फर्स्ट टाइम में ही उसको अस्पताल जाने से पहले उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं तो वही हो गया बेसिक लाइफ सपोर्ट। आगे देखते हैं, इसके 3 चरण होते हैं जो पहले ए, बी और सी में व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं, ए हो जाएगा आपका एयरवे प्रणाली हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति की जीभ की कारण श्वास नली में रुकावट तो नहीं है। देखिए सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि श्वास नली में अगर जीभ की वजह से भी जो होता है कि श्वास नली की रुकावट हो जाती है उसको जाँच करना होता है। प्रायः बेहोश होने पर ऐसा होता है, अतः जीभ को उसकी जगह पर खींच कर रुकावट दूर करनी चाहिए। अगर इनके मान रहे कि किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो रही है तो पहले उसको जीभ को देखना चाहिए कि जीभ का जो है डायरेक्शन कैसे है। तो जीभ का डायरेक्शन अगर उल्टा पलटा आपको नज़र आ रहा है तो पहले उसको जीभ के खींच करके मेन पोजीशन पे लाइए ताकि सांस की रुकावट ना हो। आगे देखते हैं, बी हो जाएगा आपका ब्रीथिंग समस्या। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति श्वास ले रहा है या नहीं, अतः स्थिति के अनुसार कृत्रिम श्वसन आरंभ करना चाहिए। आगे देखते हैं, सी हो जाएगा आपका सर्कुलेशन, रक्त संचार की जांच। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति की नब्ज जो है चल रही है या नहीं चल रही है। पहले जांच करना चाहिए, सर्कुलेशन में आ जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति की नब्ज चल रही है या नहीं चल रही है। स्थिति के अनुसार सीपीआर बोला गया है का कार्डियोपल्मोनरी रिसर्कुलेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे बोला गया है कि यदि मस्तिष्क को 3 से 4 मिनट की ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है तो वो डेड निष्क्रिय हो जाता है, तो उस कंडीशन से बचाना है आपको। आगे देखते हैं कि कृत्रिम श्वास विधियाँ क्या होती है। तो देखिए पहले कौन सा हो जाएगा आपका शेफर विधि हो जाएगा। कृत्रिम श्वास निधिया का जो है विधि आप देख लीजिए कि शेफर विधि होता है जब व्यक्ति के पीठ
जब व्यक्ति के पीठ पर छाले हों तो यह विधि सबसे उत्तम होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि सैफर विधि का हम यूज कब करते हैं, तो यह हो जाएगा कृत्रिम श्वास के लिए। सैफर विधि होता क्या है कि जब व्यक्ति की अगर पीठ पे छाले हो तो हम इस विधि का सबसे उत्तम उपयोग मानते हैं। इसमें पीड़ित के पेट के बल लिटा कर छाती के नीचे पतला तकिया रखा जाता है। यदि छाती व पेट में छाले हो तो सैफर विधि न नेल्सन विधि न तो सैफर विधि क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि छाती व पेट में छाले हो तो सैफर व नेल्सन विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है कि अगर मान लिया जाता है कि अगर आपको जो है छाती में अगर मान लेते हैं छाती भी जला हुआ हो, अगर पेट भी जला हुआ, तो आपको जो है सैफर और नेल्सन विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे भी हम देखेंगे नेल्सन विधि क्या होते हैं। तो दो तरीके से जो होता है पीड़ित के शरीर में जो है श्वास भरी जाती है। प्राथमिक स्थिति देखेंगे कि पीड़ित व्यक्ति के घुटने के पास उसके सिर की ओर मुंह करके उसके अपने घुटनों के बल बैठाएंगे। और पीड़ित के मुंह व नाक धरती से अलग रहे इस प्रकार घुमा दे। ध्यान दे कि जीभ बाहर ना निकले। अपने दोनों हाथ पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार रखे कि दोनों हाथ सीधा रहे, वो चारों अंगुलियां आपस में मिले और अंगूठे के सभी अंगुलियां समकोण पर रहे। ये सभी प्रोसेस बताए गए हैं आपको। और क्या बोला है कि अपने हाथों से उसके पसलियों को दबाएं 2 से 3 सेकंड तक। यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार करें। और देखते हैं ऐसे करने पर फेफड़े के अंदर की वायु बाहर और बाहर की वायु अंदर हो जाती है, जिसके वजह से होता है धीरे धीरे श्वसन क्रिया समान हो जाती है और पीड़ित जो है बचने की संभावना हो जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि अंगूठे के साथ साथ जो है अंगुलियां को सक्रिय ऐसे बोला गया है। और जो बोला गया मुंह व नाक को खोल देना जब बोला गया है। और उसके जो छोटे अंगुली के साथ जो है पसली को रब करने के लिए बोला गया है। ये विधि आपको बताया गया है। द्वितीय विधि देखते हैं। द्वितीय विधि में जो है फिगर इसी प्रकार दिया गया है। इसी प्रकार फिगर दिया है कि कोहनियों सीधे भुजा धरती के लंबवत होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। शरीर का हाथ भाव इस तरह से होना चाहिए और इसको दबाने से जो होता है आपका प्रेशर चालू हो जाता है और 10 से 12 बार करने पे आपका चालू हो जाता है। आगे देखते हैं कि कौन सा, तो नेल्सन विधि। नेल्सन विधि क्या होता है कि इस विधि में पीठ पर दबाव डालकर छाती से हाथ को संकुचित किया जाता है, फिर कोहनियों के ऊपर खींचा जाता है जिससे फेफड़ा बाहर फैलता है, जो यहाँ पे आपको बताया गया है। इससे पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और चेहरे एक तरफ कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ एक फिगर में बताया गया है। ये नेल्सन विधि का ही फिगर है जो कि आपको फिगर में बताया गया है। आगे देखते हैं इसे 10 से 12 बार करने पे जो है आपका श्वसन प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। और एक हो जाता है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि क्या होता है कि जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों, तो क्या बोला गया है, जब व्यक्ति के जो है सीने की ओर छाले पड़े हों, इस विधि के द्वारा श्वसन क्रिया को समान किया जाता है। इस विधि में पीड़ित के पीठ के बल लिटाते हैं और पीठ के नीचे तकिया लगा देते हैं। ये हो गया आपका सिल्वेस्टर विधि। जब उसका सीना थोड़ा ऊपर व सिर कुछ नीचे हो जाता है तो यह पीठ में जख्म हो तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस विधि में भी 2 तरह के पीड़ितों के शरीर में श्वसन भरी जाती है, जो कि आपका यहाँ पे इस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है। इस तरह से जो है करके आप श्वसन विधि को चालू कर सकते हैं। और द्वितीय विधि भी आप देख सकते हैं कि द्वितीय विधि में क्या बोला है कि दोनों पैर को सीधा कर दिया, हाथ को पीछे कर दिया है। इस कंडीशन में भी आपका जो है सिल्वेस्टर विधि में चालू हो जाता है। एक होता है आपका लबार्डो विधि। लबार्डो मेथड क्या होता है, लबार्डो मेथड भी आपको 2 प्रकार के होते हैं। लबार्डो मेथड बोले तो 2 प्रकार के होंगे, माउथ टू माउथ रेसिप्रेशन और माउथ टू नोज रेसिप्रेशन। तो देखते हैं कि यह क्या बोला है कि मुंह से मुंह हवा भरना और मुंह से नाक को हवा भरना। तो पहले आप तो ये विधि तो बहुत ही आप फिल्म में देखते हो कि माउथ टू माउथ रेसिप्रेशन क्या होता है। तो इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरी जाती है। इसे भी 2 स्थितियों में संपादित किया जाता है। प्रथम स्थिति क्या होता है, पीड़ित को जो है पीठ के बल लिटा करके नीचे तकिया लगा दिया जाना चाहिए ताकि उसका मुंह थोड़ा नीचे की ओर लटक जाए। ऐसे इस तरह से करना चाहिए। यहाँ पे बोला गया क्या कि थोड़ा सा यहाँ पे तकिया लगा दे या हाथ लगा दे और उसका मुंह जो है थोड़ा सा लिटक जाता है और उसके बाद आपका मुंह से मुंह जो है यहाँ पे हवा दिया जा सकता है। द्वितीय विधि में क्या होता है कि इस स्थिति में पीड़ित के मुंह को अच्छी तरह से साफ करते हैं। इसके बाद मुंह पर महीन कपड़ा डाल करके एक हाथ से उसकी नाक बंद करते हैं तथा मुंह से उसके मुंह में बल लगाकर हवा भरते हैं। पुनः भीतर से हवा निकलने हेतु उसके मुंह से जो होता है
मुँह हटा लेना है और यह प्रक्रिया प्रति 10 से 12 मिनट में दोहराते हैं। यह एक अत्यंत ही प्रभावी विधि है। साथ ही यह तुरंत आरंभ भी की जाती है। और जो है अगर मान लेते हैं कि मुंह से मुंह जो हवा देने वाली कंडीशन होती है, इस कंडीशन में जो बहुत ही प्रभावशाली होती है और आप जो है इसको फिल्म में भी देखे होंगे। आगे देखते हैं माउथ टू नोज रेस्पिरेशन देखेंगे। यदि ऐंठन या मरोड़ की स्थिति हो तो किसी अन्य प्रकार से रोगी के मुंह न खुलता हो, अगर इनकेस मुंह नहीं खुल रहा हो तो रोगी के नाक द्वारा हवा भेजी जाती है। यह अन्य विधियों के अधिक लाभप्रद है। इसमें वायु की अधिक मात्रा रोगी के अंदर भेजी जाती है। यह एक अधिक सरल विधि है। यह जो होता है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु अत्यधिक कारगर प्रणाली होता है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। जिस तरह से यहाँ पे बोला गया कि उसके नाक में जो है मुँह से हवा भरा जाता है। आगे देखते हैं कृत्रिम श्वसन यंत्र हो जाएगा आपका। 4th नंबर कौन सा होता है, एक होता है कृत्रिम श्वसन यंत्र होता है, जो कि यहाँ पर देखे होंगे। कृत्रिम श्वसन यंत्र जो होता है, कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा पीड़ित के श्वास प्रक्रिया को भी समान बनाया जा सकता है, जो कि यहाँ पे आपका फिगर में बताया गया है कि कृत्रिम श्वसन यंत्र क्या होता है। इस यंत्र में रबर के वॉल्व या फिल्टर हवा फिल्टर होकर चैम्बर में प्रवेश करती है। इससे इनलेट व आउटलेट बल्ब लगे होते हैं जो दबाने व छोड़ने पर खुलते हुए बंद होते हैं। आगे देखते हैं इसके द्वारा हवा पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के द्वारा अंदर प्रवेश करता है। यह अत्यंत ही सरल है। इसमें रबर के एक बल्ब को 1 मिनट में 15 से 20 बार जो है संचालित की जाती है। अब देखेंगे हम यहाँ पे अगिन या फायर। ये बहुत ही, अगर इस चैप्टर का अगर बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट हम मानते हैं तो ये वाले हो जाएगा। इससे क्वेश्चन ढेरों सारा भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा CBT 2 में। तो देखते हैं, ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग होता है। आग की उत्पत्ति के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो देखिए, मुख्य अवयव भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आग की उत्पत्ति के मुख्य अवयव कौन कौन होना चाहिए। तो वहाँ पे ईंधन होना चाहिए। ईंधन होगा तो आपका ऊष्मा होगा। ऊष्मा होगा कब? जब ऑक्सीजन होगा, तब वहाँ पे जल करके ईंधन से ऊष्मा हो जाएगा। तो ये सभी जो होता है आग के मुख्य अवयव होते हैं। आग को झाग से बुझाया जाता है। बालू रेत इत्यादि से ढककर ऑक्सीजन की कमी करके बुझाया जा सकता है। ताप को कम करने के लिए ठंडे जल का प्रयोग कर आग को बुझाया जाता है। आगे देखते हैं क्या और कौन सा बोला गया है। ये देखिए, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये बोले गए कौन कौन से। तो आग के 3 अवयव हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे और फ्यूल हो जाएंगे, जो आग के अवयव होते हैं। आग लगने के कारण क्या होते हैं? तो देखिए, आग लगने के सबसे बड़े कारण यहाँ पे बताया गया है क्या, कि विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होना या ढीले जोड़े के स्पार्किंग अधिक होना या मेन स्विच में टर्मिनलों में स्पार्किंग होना, ये बोला गया है। ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि मोबिल ऑयल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, LPG गैस, ऑक्सीजन आदि के सिलेंडर आदि विद्युतीय स्पार्किंग के नज़दीक होता है, जिसकी वजह से भी आग पकड़ सकता है। यदि विद्युत मशीन यंत्र का अत्यधिक गर्म हो जाता है तो आग पकड़ सकता है। सिगरेट के शेष बचे हुए टुकड़े लापरवाही से फेंकने पर भी बहुत सारे वर्कर जो होते हैं सिगरेट पी करके फेंक दिए तेल वाले जगह पे, तो आग कैच कर लेगा। माचिस के तीलियों को पूर्ण रूप से नहीं बुझाना, ये भी आग पकड़ सकता है। विस्फोटक पदार्थ कहीं नज़दीकी में होना, ये भी हो सकता है। ग्राइंडर वेल्डिंग के नज़दीक ज्वलनशील पदार्थों का होना। तो देखिए, ग्राइंडर और वेल्डिंग के बोला गया क्या, अगर आप ग्राइंडिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें जो होता है चिंगारी टाइप का निकलता है। और जब चिंगारी टाइप का निकलता है तो उस कंडीशन में अगर आपका जो वहाँ पे किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ, जैसे कि गैस रखा हो गया हो, पेट्रोल रखा गया हो, तो उस कंडीशन पे वहाँ पे स्पार्क कर सकता है, जिसकी वजह से जो है आग पकड़ने की संभावना हो सकती है। आगे देखते हैं, PVC केबल रूम हीटर ओवन को गर्मी के नज़दीक होना। ये क्या बोला गया है कि PVC हो गया, केबल हो गया, रूम हीटर हो गया, ओवन की जो हो जाएगा गर्मी के नज़दीक रखना की वजह से भी इस तरह से होता है। आगे देखते हैं, आग के जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आग के जो है कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 4 श्रेणी में बांटा गया है। इससे जो है तो हर एक पॉइंट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो श्रेणी ए हो जाएगा। श्रेणी ए में कौन से होते हैं? तो आपको श्रेणी ए में बताते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। लकड़ी, जूट, कपड़ा, कागज में लगी आग, इसे बुझाने हेतु शीतल जल की तेज बौछार देनी चाहिए। इससे जो होता है कार्बोसियन फायर भी कहते हैं। तो श्रेणी ए को कौन सा बोला जाता है? तो श्रेणी ए को जो है आपको कार्बोसियन फायर भी बोला जाता है, श्रेणी ए को। और इसके थ्रू जो होता है श्रेणी ए में अगर लकड़ी में आग लग गया हो, कपड़ा में आग लग गया हो या कागज में आग लग गया हो, इसे बुझाने के लिए आप जो है जल का प्रयोग करते हैं।
और श्रेणी ए को जो है हम कार्बोशियन फायर भी कहते हैं। और आते हैं अब श्रेणी बी में, तो श्रेणी बी में जो हो जाएगा आपका तेल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, मोबिल हो जाएगा, ऑयल में लगी आग, इसे बुझाने हेतु फोम टाइप अग्निशमक यंत्र या कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। और जो होता है इसे तैलीय फायर बोलते हैं। और पहले वाले को श्रेणियों को क्या बोलेंगे, कार्बोशियन फायर बोला जाता है। और श्रेणी बी को जो होता है तेल की वजह से जब आग पकड़ता है तो उसको हम तैलीय फायर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं श्रेणी सी देखेंगे, तो एलपीजी गैस द्वारा लगी आग, इससे विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। समान रूप से विद्युत के कारण किसी अन्य वस्तु में लगी आग भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो कौन सा बोला है कि श्रेणी सी भी बोला गया कि समान तौर पर विद्युत से लगी आग भी श्रेणी में आते हैं, अर्थात विद्युत उपकरण के प्लग से संपर्कित रहने पर लगी आग भी इसी श्रेणी में रखी जाती है। इसके अंतर्गत वैद्युत या गैसीय आग आता है। श्रेणी बी के अंतर्गत जो है आपका वैद्युत या गैसीय आग आता है। इसे बुझाने हेतु CO2 और CTC कौन सा होता है, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, जो कि हैलोन प्रकार के अग्निशमक प्रयोग का यूज किया जाता है। और इसके डिटेल में भी हम एक बार चर्चा करेंगे आपको। तो श्रेणी डी में कौन कौन से हो जाता है, बिजली के तार उपकरण, धात्विक पदार्थों में लगी आग, इसे बुझाने हेतु CTC अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन का यंत्र करना चाहिए। हैलोन CO2 शुष्क पाउडर अग्निशमक यंत्र भी काम में लिया जाता है। यह विद्युत के कारण यदि आग किसी धात्विक वस्तु यानी कि मोटर की योक वे शेड में लगती है तो श्रेणी डी में रखा जाता है। तो श्रेणी डी में किसे रखा जाता है, अगर इनकेस मान लेते हैं कि मोटर के योक में विद्युत की वजह से किसी धात्विक प्लेट में आग लग गया हो तो उसको डी के श्रेणी में रखा जाता है। और एक होता है आपका श्रेणी एफ और श्रेणी के। तो श्रेणी एफ जो होता है आपका किचन में लगता है आग, जो कि तेल से उत्पन्न होती है। और श्रेणी के जो होता है वनस्पति या पशु तेल में बसा से लगने वाले आग को हम बोलते हैं श्रेणी के। तो आप देख चुके हैं 5-6 प्रकार के यहाँ पर देख चुके हैं। अब देखेंगे हम कि फायर बुझाने के यंत्र, फायर एग्जिस्टिंग देखेंगे। तो देखते हैं पानी से भरा फायर एग्जिस्टिंग। तो एक इस प्रकार के यंत्र में हवा के दबाव के साथ पानी भरा जाता है। लीवर को दबाने से पानी के बेछोर पैदा होती है, जिसके द्वारा आग बुझाई जाती है। आगे देखते हैं इस प्रकार का यंत्र जो है लकड़ी, कपड़ा, जूट आदि में लगे आग को बुझाने में किया जाता है। इसे श्रेणी ए की आग को बुझाया जाता है। तो पानी से भरे फायर एग्जिस्टिंग जो है श्रेणी ए का आग जो बुझाया जाता है। आगे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। आगे देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एग्जिस्टिंग देखेंगे कि इसकी बनावट बेलनाकार होती है। यह धातु का बना होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तरल रूप में भरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपका तरल रूप में वहाँ पे भरी होती है। इसे खोलने पर गैस वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो गैस जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आग बुझाते समय अग्नि पर वाष्प पूरी तरह से फैल जाती है। अगर इन केस मान लेते हैं कि यहाँ पे आग लगा हुआ है तो जैसे ही हम इसको फायर एग्जिस्टिंग के खोलेंगे तो यहाँ पे जो है एक प्रकार के सील्ड के टाइप में लग जाएगा, जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट को जो है तोड़ देता है। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट टूटेगा तो वहाँ पे जो है आग लगना जो होता है कम जाता है। आग जो होती है बुझ जाती है। अग्नि का वाष्प पूरी तरह से फैल जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आग जो होती है बुझ जाती है। बिजली से लगी आग बुझाने का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के घोल भरा होता है। देखिए NaHCO3 प्लस H2SO4 को Na2SO4 2H2 CO2 इस प्रकार के होता है, जिससे श्रेणी डी की आग बुझाने में काम करती है। आगे देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड देखेंगे। इस प्रकार के यंत्र धातु से बने बेलनाकार होते हैं। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोक्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन तरल पदार्थ का यूज किया जाता है। इसको खोलने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। यह आग वाली जगह पर फैल जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने पर आग जो होती है बुझ जाती है। इसकी वाष्प जो होती है बहुत जहरीली होती है। इसे खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। सभी प्रकार की आग को बुझाने में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की आग को बुझाने में जो है हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के वाष्प का यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग बिजली के तारों में स्पार्किंग लगे आग को बुझाने में किया जाता है। यह श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए उपयुक्त होता है। तो श्रेणी डी किस में होता है, जैसे कि आर्मेचर में आग लग गया, विद्युत की वजह से जो है आग लगता है, जो विद्युत की वजह से जो होता है तार और स्पार्क कर गया, उसके बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। आगे देखते हैं एक होता है फोम या झाग।
फोम या झाग टाइप फायर एग्जिस्टर। तो इस प्रकार के यंत्र में बना बेलनाकार आकृति का होता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल झाग उत्पन्न करने हेतु तेल तथा एल्युमिनियम सल्फेट के पाउडर भरा होता है। इसको मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले तथा झाग उत्पन्न होते हैं। यह जो होता है आपका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो देखिए फोम वाला का हम यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे पेट्रोल डीजल हो वहाँ पे हम फोम वाला का यूज करेंगे। इसका प्रयोग जो है बिजली में नहीं करना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है, क्योंकि वे पानी बिजली का चालक होता है। यह श्रेणी बी की आग बुझाने में कार्य करता है। तो झाग वाला किसको, तो श्रेणी बी किसके अंतर्गत आता है, तो श्रेणी बी जो हो जाएगा आपका तेल पाउडर आ जाएगा। तेल से अलग आग श्रेणी बी में आता है। आगे देखते हैं सूक्ष्म पाउडर अग्निशमक यंत्र। इसमें जल के स्थान पर वायु दाब के साथ चूर्ण भरा होता है। यह चूर्ण अज्वलनशील होता है। यह चूर्ण जो होता है मुक्त मोनो अमोनिया फॉस्फेट होता है। इसमें इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि इस पाउडर को बाहर निकालने हेतु नाइट्रोजन भी भरी जाती है। यंत्र या लीवर दबाने पर जलती हुई वस्तु को ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है। और इसका प्रयोग जो होता है आपका सी प्रकार के में किया जाता है। सी प्रकार के आग में किया जाता है। और यह गैस कारतूस एवं भंडारित दाब प्रकार की होती है। आगे देखते हैं एक हो जाता है हेलोना फायर एग्जिस्टर, जो कि आप देख चुके। यह एक प्रकार का अग्निशमन यंत्र है जिसमें आग बुझाने वाली गैस हेलोना होती है, जो ईंधन के जलने पर होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया को बाधित करती है। इसका प्रयोग मूल्यवान वस्तु जैसे कि सुरक्षात्मक, क्योंकि यह कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। आगे देखते हैं सोडा एसिड अग्निशमक होता है। यह जो हो जाएगा आपका लकड़ी, कोयला या वस्त्र आदि में लगे आग को बुझाने में किया जाता है। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड भरी होती है। इसका प्रयोग वैद्युत या तेलीय पदार्थ में लगी आग में नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं रेत से भरी बाल्टी। रेत से भरी बाल्टी क्या बोलता है, सूखे रेत से भरी लाल रंग पेंट की हुई बाल्टी जिस पर आग लिखा हो कार्यशाला से बाहर रखनी चाहिए। और बिजली से लगी आग पर तुरंत रेत डालने पर आग बुझाया जा सकता है। तो इनकेस अगर बिजली से भी आग लगी हुई है, तो फायर थोड़ा सा लगा हुआ है बिजली से आग, तो उस पर जो है आप बालू डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, तो उस कंडीशन में जो है आग आपका बुझ जाता है। ये यहाँ पे दिया गया है रेत से भरी बाल्टी के लिए चेक के लिए दिया गया है। आप कहीं जाते होंगे तो इसको देखते होंगे कि चेक किस तरह से किया जाता है। तो अग्निशमन के संचालन हेतु पास क्रिया विधि का प्रयोग किया जाता है। पास मतलब होता है आपका पुल मतलब खींचना, ए मतलब होता है ये निशाना लगाना, एस मतलब होता है सिंक्रोनाइज मतलब कि दबाना, और एस मतलब होता है स्वीप मतलब कि घुमाना वे साफ करना। तो देखिए PAS पास हो जाता है। इस विधि को आप याद कीजिएगा कि पास कभी कभी आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा पास वाला कि कौन सा विधि होता है, तो पास विधि होता है। पास क्रिया विधि का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, इस भी दिया गया है कि पुल किस तरह से, ये सभी आपको दिखाया गया किस तरह से बटन को खींचना है, किस तरह से एम लगाना है, किस तरह से जो है वहाँ पे लीवर का यूज करना है, किस तरह से वहाँ पे चारों पट्टी घुमा करके इसको फोम यूज करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है आदर्श रसायन। और देखते हैं आदर्श रासायनिक वेट केमिकल फायर एग्जिस्टर में पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी याद कीजिएगा पॉइंट को। और इसके द्वारा वसा, तेल या रसोई में लगी आग को बुझाने में किया जाता है। आग बुझाने में अस्टर्बिंग का अर्थ होता है अग्नि से ईंधन के तत्व को अलग करना। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया कि अस्टर्बिंग हम किसको करते हैं, अस्टर्बिंग हम किसको कहते हैं, तो देखिए अग्नि से जो होता है ईंधन तत्व को अलग करना ही हम अस्टर्बिंग कहलाता है। आगे देखते हैं स्मूथिंग क्या होता है। इसका अर्थ आग को कवर करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती, आग में ताज़ी हवा को पहुंचाना, रेत, फोम आदि की उपयोग करता होता है, स्मूथिंग कहलाता है। आग बुझाने हेतु CO2 को स्मूथिंग कारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अप्राप्ति हो गया। अप्राप्ति क्या होता है कि आग में जलने वाले ईंधन को हटाने से अप्राप्ति होती है, अर्थात किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को हटाया जा सकता है या गैस व ईंधन प्रवाह को बंद किया जा सकता है। आगे देखेंगे कूलिंग क्या होता है। तो देखिए कूलिंग के माध्यम से जो होता है, इसके माध्यम से आग में उत्पन्न होने वाले गर्मी को प्रज्वलन तापमान के मान से
नीचे तक ठंडा किया जाता है। आग के प्रकार के विलोम विधि होता है। ए में शीतलन हो जाएगा, बी स्मूथिंग का प्राप्ति हो जाएगा, सी हो जाएगा स्मूथिंग का प्राप्ति हो जाएगा, डी जो हो जाएगा आपका स्मूथिंग हो जाएगा। और इसी तरह से जो होता है आज का टॉपिक जो होता है आग तक समाप्त होता है। आप इसको रेगुलर वाइज में कंटिन्यू देखते रहिए। आपके वीडियो जो है रेगुलर वाइज दिया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे तक आपका वीडियो रेगुलर वाइज में मिलते रहेगा। और इसी तरह से जो आप वीडियो से कंटिन्यूटी बने रहे, और जो आपको बता दें हम कि जहाँ जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वहाँ पे हम नोट डाउन करवा देते हैं, आप उसको लिख करके रख लीजिए। ऐसे इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, और इसका PDF जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इवन अगर आपको जो है बुक लेना है तो बुक भी ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही इफेक्टिव होगा पढ़ने के माध्यम से। और इसी तरह से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।